नमस्कार साथियों, ये हमारी इंटरव्यू की 21वीं क्लास है और मैंने आपसे बोला था कि मैं वो सारे मुद्दे आप लोगों को कवर करवाऊंगा। आप लोगों को केवल धैर्य रखना है कि कौन कौन मुद्दे हमारे लिए इंटरव्यू में और आरटीजीएसयू में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से मुद्दे हैं। मैं आप लोगों को वो ज्यादा फोकस में वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। तो ये हमारा अभी फिलहाल में आप लोग ज्यादातर यदि आप लोगों ने न्यूज देखी होगी तो सबसे पहले हमारा अभी एक मुद्दा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, अभी हमारे देश में क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए हम लोगों को मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि आप लोग पहले तो आप सैनिक बनने जा रहे हैं एक भारतीय सेना में और फिर उस सेना में आप लोग एक धर्मगुरु पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बनने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला कि कोई भी यदि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है तो एक ही मुद्दे से सकारात्मक भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है और नकारात्मक भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो आप लोगों को दोनों ही स्थिति में बिल्कुल तैयार रहना है कि कोई भी आपसे सकारात्मक भी पूछ ले नकारात्मक भी पूछ ले। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, आखिर इसकी वर्तमान समय में क्यों जरूरत है और मतलब वर्तमान हमारी भारत सरकार इस पर क्यों इतना जोर दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना चाहिए। और इन मतलब वर्तमान भारत सरकार जो बीजेपी पार्टी मान लो उनका एक मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था कि हम वर्तमान में यदि सरकार में आते हैं तो इसको जरूर लागू करेंगे। तो ऐसे हम लोगों को मुद्दे मैं एक आप लोगों को और बता दूं कि जैसे वक्त बिल संशोधन है उसमें भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी विस्तृत क्लास लूंगा और कैसे आप उसमें प्रश्नों में फंसेंगे वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ऐसे ही इसमें से आप कैसे फंसते हैं। पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन, हमारे देश में अभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हर विधानसभा के अपनी अलग अलग निर्धारित तारीखों पे होते हैं और पूरी लोकसभा के चुनाव है वो किसी एक तारीख पे मतलब अलग अलग चरणों में एक घोषित किया जाता है, तो अलग अलग चरणों में हो जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार चाहती है हमारी कि हमारे पूरे देश के जितने भी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में सब में तो नहीं है विधानसभा, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप वो केंद्र शासित प्रदेश बताइए कि आखिर किसमें विधानसभा है। तो अभी वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा का गठन हो गया है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश एक और बढ़ गया है, पहले पौंडीचेरी और हमारे इसमें दिल्ली में थी तो ये बढ़ गया। तो इसमें अब ये सरकार चाह रही कि हमारी लोकसभा और सारी विधानसभाओं की एक साथ चुनाव हो, तो आखिर इससे क्या फायदा होगा क्या घाटा होगा। अभी हमारे जो वर्तमान सरकार के जो तर्क हैं कि हम लोगों को क्या क्या इस चीजों में घाटा होता है, तो उनका कहना है कि सबसे पहले हमारे जो है वो संसाधन की क्षति होती है। ठीक है, जो हमारा आप पैसे मान लें और कई ऐसी चीजें जो हमारी चुनाव सामग्री में लगाई जाती है, तो इसकी बड़े स्तर पर हम लोगों को जरूरत पड़ती है और पूरे 5 साल। और दूसरा उनका है कि इसकी मतलब क्षति नुकसान होता है। दूसरा है कि 5 वर्ष पूरा देश इलेक्शन मोड में रहता है। ठीक है, ठीक है, पूरे 5 वर्ष ऐसा लगता है कि हमारे देश में बढ़िया चुनाव का मौसम चलता रहता है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यदि आप लोग गांव से संबंध रखते हैं तो पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के और हमारे जो नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, फिर आप लोगों का यदि टच किसी पास की नगर पालिका से है तो आप उसमें वहां भी देखेंगे कि अब कभी इसकी बिल्कुल छोड़ी या आगे या पीछे नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के चुनाव आप 5 वर्षों में देखते रहते होंगे, तो इसलिए पूरे 5 वर्ष हमारा देश चुनाव मूड में रहता है। और अब हमारा एक और है कि उनका जो सरकार का तर्क है कि इसमें क्या नुकसान है, तो एक प्रशासनिक मशीनरी है जो
ये हमारे 5 मतलब इतने जो हमारी आजादी से एक मतलब स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए जनता के प्रति, लोग ये नहीं कर पाती है। हमारी प्रशासनिक जो भी मशीनरी है इसी चुनाव में व्यस्त रहती है कि अब इसका चुनाव आया, क्योंकि हमारे पास चुनाव आयोग के पास तो ऐसा कोई अपना एक कार्यकर्ता है नहीं है कि वो अलग से चुनाव करे, तो हमारे यहीं से टीचर लिए जाते हैं, एसपी, ये सारे चुनाव आयोग अपने अंतर्गत ले लेता है। जब भी चुनाव मतलब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार का तर्क है कि जो भी प्रशासनिक हमारे कर्मचारी हैं वो इसी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए जनता का काम या जनता के प्रति जो जवाबदेहिता है उनकी वो नहीं निभा पाती है। तो ये सारे जो हमारी सरकार का, और एक जो खर्च की बात करती है हमारी सरकार के खर्चा जो हमारी भारत देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को देखते हुए तो जो स्थिति है भारत की उसके हिसाब से खर्चा अधिकतम यदि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाए भारत देश में तो बहुत सारे पैसे या खर्चा को कम किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे जो तर्क हैं भारत सरकार के, जो हमारी अभी वर्तमान में लोकसभा में बिल पेश हुआ है, उन लोगों ने ये सारे 4-5 तर्क दिए हैं कि इस वजह से हमारा देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि क्यों हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में हमारे विश्व में अभी जो आप लोगों को, अब यहाँ से आप लोगों को नकारात्मक पॉइंट देखना है कि आखिर क्यों हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। पहले तो भारत सरकार का या जो भी प्रतिनिधि हैं उनका तर्क है कि यूएसए, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है, और कनाडा, इन 4-5 देशों में अभी वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। तो यहाँ पे भारत सरकार का कहना है कि ये देश देखो कितने अच्छा विकास कर रहे हैं और विकसित देश हो चुके हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इन लोगों को हम लोग देख के ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करने की सोच रहे हैं। पहले तो आप लोग समझ लें कि हमारे देश में जब 1952 में आम चुनाव हुए, 1952 में आम चुनाव हुए, पहले तो अपना गणतंत्र 1950 26 जनवरी में हुआ, तो उस समय तो पहले अस्थायी सरकार जो भी संविधान समिति संविधान सभा थी उसी को सरकार का गठन का मतलब प्रस्ताव रखा गया था, वो सरकार चला रही थी। लेकिन प्रथम आम चुनाव हमारा 1952 में होता है। तो यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा मतलब संसद के चुनाव साथ में कराई जाती है। फिर दूसरा चुनाव हमारा 1957 में होता है, यहाँ भी साथ में होते हैं। तीसरा चुनाव हमारा 1962 में होता है, 1962 से 1966, ये याद रखना। उनका तर्क है कि देखो जब शुरुआत में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ऐसा भारत देश में लागू हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन, तो अभी भी ऐसा अनिवार्यता है कि मतलब जरूरी है वर्तमान समय में होना। तो 3 बार हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है। लेकिन अब यहाँ से हमारा 1967 से, अब यहाँ जरूर आप याद रखना कि आखिर 1967 के बाद ये व्यवस्था क्यों बिगड़ गई, ठीक है। अब आप लोग यदि न्यूज चैनल देखते होंगे तो न्यूज चैनल में आप कई सकारात्मक और नकारात्मक न्यूज चैनल, कोई मानते हैं कि कोई सरकार के पक्ष में बात न्यूज चलाता है, कोई भी पक्ष में, ऐसा नहीं देखना हम लोगों को। इसका कारण है कि 1967 में कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा गांधी जी द्वारा या अपने हित के लिए या पार्टी के हित के लिए ऐसा इन लोगों ने किया कि अलग अलग करवा दिए। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है। जब आप इंटरव्यू में यदि आप कारण देंगे कि क्यों आखिर बंद कर दिया गया था, तो आप लोगों का कारण देना है कि पहली बात तो जो राज्य पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्यों का आगमन होता है और कुछ उन्हीं राज्यों से कुछ अलग राज्य होते हैं और उनका गठन किया जाता है। तो इसलिए अब वो यहाँ से राज्य जैसे हमारे देश में बढ़ते हैं, तो यहाँ से कुछ राज्यों की मान लो विधानसभा अभी चल रही है, 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष कार्यकाल हो चुका है जितने हमारे साथ में हुए थे चुनाव। लेकिन जिन राज्यों का पुनर्गठन हुआ है और जो नए राज्य हमारे अस्तित्व में आए हैं तो उनका चुनाव अब कैसे साथ में हो जाए, तो इसलिए यहाँ से पहला पॉइंट आपको राज्य पुनर्गठन या नए राज्यों का अस्तित्व में आना ये देना है कि इस वजह से
थोड़ा ये हमारी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था गड़बड़ाई थी, इसलिए यहाँ से 1966 में। बाकी आप लोग सरकार को ब्लेम नहीं करना, चाहे देखो वर्तमान भी सरकार, अभी वर्तमान सरकार कोई चीज या कोई निर्णय हमारे देश के संबंध में लेती है वो सकारात्मक ही लेती है। बाकी आप लोग 2050 के बाद या 50 साल बाद आज वर्तमान के निर्णय को यदि सोचें तो शायद 50 साल बाद आप लोगों को ये निर्णय गलत लग सकता है, लेकिन जो भी वर्तमान समय में निर्णय लिया जाता है वो सकारात्मक लिया जाता है, जनता के हित में और देश के हित में ही लिया जाता है। तो यहाँ से ऐसी व्यवस्था गड़बड़ाई। अब आते हैं हमारा कि यहाँ पे क्या है। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए, देखो जो सरकार ने जो हमारा बिल पेश किया है उनने जो तर्क दिए कि ऐसा ऐसा नुकसान भारत का हो रहा है इसलिए हम लोग विकास पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। यूएसए 99%, स्वीडन 99%, फ्रांस 99, कनाडा 99, भारत 74 लगभग। ये हमारे भारत की साक्षरता दर है 74% है, ठीक है। इसमें से हम लोग यदि पुरुष निकालें तो पुरुषों की है 82 और महिलाओं की है 65, ठीक है। ये साक्षरता दर है और इन चारों देशों में जो साक्षरता दर है वो 99% है। एक अभी वर्तमान में इसी वर्ष एक रिपोर्ट आई कि यदि भारत में एक मतदाता, आप लोगों को समझना है एक एक पॉइंट, जब भी आप सकारात्मक और नकारात्मक उत्तर दे सकते हैं। एक मतदाता यदि सिंगल इलेक्शन में वोट देने जाता है तो वो अपनी मतलब जिस सरकार ने अच्छा काम किया है, जिसने बुरा किया है उसके आगे टालने जाता है। यदि हमारा वन नेशन साथ में चुनाव कराए जाएं तो संभावना बनती है कि 77% एक ही पार्टी को, उसी को लोकसभा में वोट कर देगा, उसी को विधानसभा में, उसी को ग्राम पंचायत में, ठीक है। बाकी अलग अलग यदि चुनाव कराए जाए तो इसमें डिफरेंट आ जाता है 57% का। 57 से मतलब 62 तक का डाटा दिया था उन्होंने, मतलब 20% का ऐसा डिफरेंट आ जाता है। यदि लोकसभा में किसी मतदाता ने या आपने, मान लो यदि आपने कांग्रेस को वोट किया तो आप विधानसभा में भाजपा को वोट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मुख्यमंत्री का कार्य इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। लेकिन आप लोग जो केंद्र में सरकार है, केंद्र को आपको राष्ट्रीय मुद्दों को या राष्ट्रीय हित को देखकर आपको उसका अच्छा कार्य लग रहा है, इसलिए आप लोगों ने इस पे किया। तो यदि साथ में होते हैं तो हमारा इतना जो गैप है ये आता है पार्टियों में। अब जो विपक्ष में तर्क है, पहली बात तो हमारी जो 65% महिला साक्षरता है, यदि हमारे यहाँ पे वन नेशन, आप लोगों को एक नॉर्मल तरीके से रह के सोचना है किसी भी मुद्दे पर कि यदि हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा संभावना बनती है कि अधिकतर लोग, पहले आप लोगों ने यदि सामान्य जीवन जिया हो, आप गांव से यदि किसी निवास करते हो और आपका ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो आप लोगों को ये महसूस हुआ हो, यदि आप लोग 1-2 बार वोट करने गए हो, कि एक लोकसभा और प्रधानमंत्री पद का या राष्ट्रपति पद के चुनाव से ज्यादा कट्टर या टक्कर वाला होता है ग्राम पंचायत का चुनाव। यदि सारा इलेक्शन साथ में करवा दिया जाए तो हमारा जो मतदाता है उसका ना तो लोकसभा ना विधानसभा, ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस अपनी ग्राम पंचायत पे रहेगा, क्योंकि वो यदि महिलाएं वोट डालने जाती हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं के वोट अभी भी पुरुषवादी सोच के अधीन तो है। बाकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी ज्यादातर आजादी या स्वतंत्रता या अपना स्वयं निर्णय की आजादी मिली है महिलाओं को, काफी संख्या में अब बढ़ती भी जा रही है, लेकिन अभी भी आप लोगों को ये तो असलियत जमीनी हकीकत यही है कि महिलाएं ज्यादातर पुरुषों पर निर्भर होती हैं वोट के मामले में। तो यदि कोई भी पुरुष आपसे बताता है कि 3 इलेक्शन है, आप लोगों को 3 जगह यदि वोटिंग करनी है तो सबसे पहले आप जो पुरुषों का फोकस होगा या गांव में या कहीं, तो आप लोगों को ग्राम पंचायत पे होगा कि आप लोग ये अपना प्रत्याशी है, इसको वोट करना है। फिर उन्होंने कहा इन 2 जगह यदि मैं भूल जाऊं, अलग अलग मान लो करना है कि यहाँ आप लोगों को एक उदाहरण, यहाँ आप समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं लोकसभा में, ठीक है, विधानसभा में आप लोगों को देना है बीजेपी को, ठीक है,
और ग्राम पंचायत में आपको देना है, विलेज में देना है आपको मतलब कांग्रेस को। अब यहाँ आप लोगों को सबसे ज्यादा आप लोगों की जो सेंट्रल में केंद्र में है वो कांग्रेस है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को अलग अलग वोट करना है। आप यदि किसी महिला को या कोई बुजुर्ग व्यक्ति महिलाओं के हिसाब से मतलब बुजुर्ग को ले ले, अब तीनों पार्टियों को अलग अलग निशान समझाना है और हर चीज में अलग अलग आप लोगों को बोलना है कि अलग अलग ऐसे इस पर वोट करना है, तो संभावना कम बनती है कि यहाँ सबसे ज्यादा व्यवस्था गड़बड़ाने या मतदाता का जो हमारा अधिकार है सरकार चुनने का कि जो सरकार काम कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, तो यहाँ पे समस्याएं पैदा हो सकती है। ये आप लोग बात समझ गए होंगे मेरी। तो सबसे ज्यादा जो इन 4 देशों में यदि हमारा जो वन नेशन वन इलेक्शन लागू है तो सबसे ज्यादा वहां साक्षरता दर है, क्योंकि सारे नागरिक अधिकतम साक्षर है, उनको पता है कि हम लोगों को विधानसभा में किसको वोट करना है, लोकसभा में किसको वोट करना है। बाकी हमारे देश में या ग्राम पंचायत या मतलब जमीनी स्तर पे जो हमारा ग्राम पंचायत लेवल है उसमें हमको किसको वोट करना है, तो हम लोग ये तर्क तो दे नहीं सकते हैं कि और देशों में हमारे विश्व के देशों में ऐसी व्यवस्था लागू है। तो यहाँ पे हम आप लोग डिफरेंस हमारा समझ गए होंगे। दूसरी बात, जो खर्चे की कमी, खर्च ज्यादा होता है, जो हमारा खर्च ज्यादा सरकार ने तर्क दिया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान भारत सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट होता है, ठीक है। इसमें से 40 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ हमारा जो वर्तमान भारत सरकार पे या केंद्र सरकार पे कर्ज है 205 लाख करोड़ का, इतना 8 लाख करोड़ हमारा ब्याज में हम लोगों को भुगतान करना पड़ता है। तो खर्चे की बात तो ऐसी है कि आप लोग यदि अलग अलग चुनाव कराएं तो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 करोड़ रुपए में हो जाएगा, मतलब 40 से 50 हजार करोड़ में निपट सकता है। बाकी इसमें 8 लाख करोड़ हमारे वर्तमान जो राज्य, कई राज्य ऐसे हैं जिनका 1 लाख सवा लाख करोड़ है, तो 8 राज्यों के बराबर जो उनका पूरे वर्ष का बजट है उतना तो हम लोग एक कर्ज की मतलब एक कर्ज के ब्याज का भुगतान करते हैं प्रति वर्ष भारत सरकार। तो ये पैसे का यदि हम लोग यदि जोड़ना चाहें तो पैसे में ऐसी कोई खर्चा की बात है नहीं। तो दूसरा आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट ये भी याद में रखना है। तीसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विदेशों में व्यवस्था होती है वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इलेक्शन में विदेशों में एक व्यवस्था होती है कि आप लोगों ने यदि किसी को वोट कर दिया और वो आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है या आपकी संभावना के अनुरूप नहीं काम कर रहा है, तो आप एक रिकॉल व्यवस्था होती है कि आप यदि 5 दिन भी किसी सांसद को बने हुए या 10 दिन हुए और आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। वहां सरकार को दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा और चाहे वो 5 दिन हुए हो। अब ऐसा नहीं है भारत जैसा कि अब तो 5 वर्ष के लिए यदि सांसद या विधायक के ऊपर 2 वर्ष से ज्यादा कोर्ट द्वारा कारावास न कर दिया गया हो तब तक उनकी मतलब सदस्यता खत्म नहीं होती है भारत के अनुरूप प्रावधानों पे। बाकी तो नहीं तो 5 वर्ष तो हो जाता है कि अब तो किसी की माई की लाल में हिम्मत नहीं है कि 5 साल हमारा कोई कुछ बिगाड़ सके। लेकिन विदेशों में रिकॉल की व्यवस्था होती है कि यदि आप लोग जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को वापिस बुला के दोबारा चुनाव करवाया जा सकता है। तो विदेशों में एक ये भी व्यवस्था है कि यदि उनसे गलती हो गई, मान लो वन नेशन वन इलेक्शन है, उन्हें केंद्र की पार्टी को देखते हुए राज्य की पार्टी को वोट कर दिए, तो आप लोगों को वो रिटर्न कर सकते हो, दूसरों को दोबारा चुनाव में मौका मिल सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। अब बाकी हमारा जेपीसी में बिल पहुंच गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में, ठीक है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आप लोग ज्यादा एक समझ लेना जेपीसी, क्योंकि इसमें संयुक्त संसदीय समिति
इसमें सभी पार्टियों के, सरकार पक्ष की, विपक्ष की जितनी भी पार्टियों के सांसद, मुख्य रूप से जितने भी मतलब प्रबुद्ध और ज्यादा विशेषज्ञ लोग होंगे, उन लोगों को इस कमेटी में रखा जाता है। और सब लोगों से इस मतलब कोई भी यदि बिल जो सरकार के या मतलब संविधान संशोधन करना हो तो इसमें चर्चा के लिए सब लोगों के जो सांसद है उन लोगों को रखा जाता है। तो जेपीसी में जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वक्फ बिल संशोधन ये भी जेपीसी में पहुंच गया था। तो जेपीसी कमेटी आप लोग जरूर याद रखना, इसको नहीं भूल जाना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। और वन नेशन वन इलेक्शन भी हमारा पहुंच चुका है। अब पहली बात, अब लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार का एक पक्ष है कि जितने भी हमारे जो भी नेता लोग हैं या सीएम पीएम हैं, तो ये लोग 5 वर्ष पूरे या प्रशासनिक अधिकारी हमारे इलेक्शन मोड में रहते हैं। मैं आप लोगों को सारा कुछ इसलिए सिखा रहा हूं कि आप लोग तर्क और वितर्क कुतर्क कर, मतलब तर्क को पक्ष में और विपक्ष में तर्क कर सके। इलेक्शन मोड में रहते हैं तो पहली बात तो आप लोगों ने, मेरी उम्र लगभग 30 वर्ष है, तो मैं 10-12 वर्ष से बड़ा जब भी चुनाव आते थे तो अच्छा लगता था कि हम लोगों को वोट करने जाना है। तो हम लोग अपने दादा दादी के साथ और बहाने बना के जाते थे वहां। यदि इलेक्शन ऑफिसर ने पूछा कि तो आप कहाँ जा रहे हो, तो बोल दिए कि दादी को दिखता नहीं है या सुनाई, कुछ भी ऐसे बहाने करके। तो लगभग 20 साल पहले मैंने, अभी आप लोग वर्तमान भारत सरकार को, भाजपा की आप देखेंगे 10 वर्ष हुए हैं। इसके पहले अभी आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा, इसके पहले आप जितना भी देख लें कोई भी, तो यदि आप लोगों की उम्र भी ज्यादा हो तो ऐसा कोई राज्य के चुनाव नहीं होते थे जहां इतने एक्टिव मोड में हमारे केंद्र सरकार के पीएम रहते थे, या केंद्र सरकार के अन्य जो भी मंत्री हैं तो इतने एक्टिव नहीं रहते थे। राज्य सरकार यदि आप लोगों की उसमें मतलब सरकार में थी कोई भी पार्टी की, तो वही अपने प्रशासनिक लेवल पे जो अपने मतलब अधिकारी जो भी मंत्री हुए थे या मुख्यमंत्री, वो अपने लेवल पे चुनाव लड़ते थे। तो ये अभी नया चलन 5 से 10 साल में बड़ा है कि कोई भी यदि छोटा से छोटा चुनाव होता है तो उस पार्टी के बड़े से बड़े अधिकारी भी उस चुनाव के प्रचार में लगते हैं। तो ये चलन अभी से आप लोगों ने देखा होगा। बाकी पहले मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी को तो प्रधानमंत्री के रूप में कई लोग जानते नहीं थे, मतलब जो इतने एक्टिव नहीं रहते थे पॉलिटिक्स में, तो उनको तो पता ही नहीं है। जैसे मुझे है 2010 के समथिंग मुझे नहीं पता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं लगा कि कोई राज्य के चुनाव हुए और राज्य के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हों प्रचार करने के लिए। अभी तो वर्तमान में जैसे मैं मान लो कि यहाँ किसी खजुराहो या छतरपुर जिले में है, तो पिछली बार मैंने देखा कि यहाँ मध्य प्रदेश के जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारे छतरपुर में पीएम मोदी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए आए थे। तो ऐसा पहले कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि राज्य के पंचायत चुनाव में ऐसा कुछ हुआ हो। ये तो हमारा अभी 5-10 वर्षों में हम लोगों को ये ट्रेंड देखने को मिला है कि कोई भी छोटा से छोटा चुनाव हो तो उसमें सारी कार्यकारिणी हमारी जो भी पार्टी की लग जाती है। अब एक हमारा एक पॉइंट और बचता है कि जो लोग कहते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी पूरा, तो आप लोगों को यथास्थिति पता होगी, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, कम से कम ऐसे हमारे अधिकारी या प्रशासन में जो भी हमारे सेवा कर्मी हैं जो अपनी जवाबदेहिता का निर्वहन कम करते हैं। कम से कम आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसी भी आप विभाग में चले जाएं, आप लोगों को देखो, यहाँ हम लोग क्लास ले रहे हैं तो असली आप लोगों को एक अनुभव करवा रहे हैं बात, कि आप लोगों को यदि विपक्ष में करना है तो किस तरीके से करेंगे आप, उसमें बात कैसे काम करते हैं, बिल्कुल ऑफ मोड में रहते हैं सारे। यदि आप लोगों को कोई, यदि आप बोलते हैं तो कमीशन यदि नहीं आप लोगों के द्वारा पेश की जाती है किसी भी काम के लिए, तो आप लोगों का मान लो कि काम तो होता है, लेकिन समय के बाद जो जिस समय पे आप लोगों को जरूरत है किसी काम की, तो वो, क्योंकि अभी एक बात मैं आप लोगों को और अनुभव करा दूं कि पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, तो एक आर्मी, एक सैनिक में सिलेक्ट धर्मगुरु के पद पर एक सूबेदार पे सिलेक्ट हो चुका है व्यक्ति। अब आप लोग यदि जाते हैं थाने में तो आपको 500,000 पत्र मुद्राएं दान करनी पड़ती है। तो ये असलियत है हमारे भारत देश के भ्रष्टाचार की, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एक्टिव मोड में रहते हैं, मशीनरी कितनी हमारी वहां पे विलंबित होती है जो प्रशासनिक है। तो एक तो तर्क हमारा ये हो गया कि कितनी अच्छी तरह हमारे प्रशासनिक, मैं सारे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन
अधिकतर लोगों का यही कारनामा रहता है। तो ये कोई हमारा ऐसा कोई तर्क नहीं हुआ, तो आप लोगों को ऐसे ही तर्क और उसके विपक्ष में पक्ष में तर्क कहते हैं। अब संभावना बनती है कि आप लोगों से प्रश्न कैसा पूछा जाए, ठीक है, कि क्या हमारे भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, या नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को इसका सवाल उस स्थिति में कि सामने वाला का मूड कैसा है, ठीक है। बाकी आप लोगों को सीधा जवाब नहीं देना है, तो सबसे अच्छा एक मध्यम का रास्ता रहता है कि पहले सर इन कमियों को देखते हुए, और जैसे हमारे विदेशों में जो परंपरा या वन नेशन वन इलेक्शन का नियम लागू है, तो उनको या उनकी हमारी इतने साक्षरता दर को या इतना जागरूक नागरिक हो जाए, तो उस समय हमारे यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। लेकिन वर्तमान खर्च को या देश के विकास को देखते हुए भी ऐसा हो जाए तो कोई जरूर, मतलब ना आप लोगों को समर्थन करना है किसी मुद्दे का, ना आप लोगों को उसके मतलब नकारना है किसी मुद्दे को, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इस पे जब तक बाकी हमारा आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, जेपीसी में चर्चा होगी, पता नहीं अगले वर्ष मतलब अगले सेशन में जो हमारा पार्लियामेंट का होगा उसमें बहस हो चर्चा हो, इसमें बहस चर्चा हो ही ना पाए जो अभी विंटर सीजन चल रहा है। तो इसमें आप लोगों का एक मध्यम रास्ता, क्योंकि पिछली क्लासों में मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से ऐसे ही पढ़ाया था कि शायद हो सकता है कि बहुत जोरों पर चर्चा थी हमारी वन नेशन वन इलेक्शन की, और हो सकता है कि पूछा जा सकता है और पूछ लिया था, ठीक है। तो पिछली वर्ष भी 2024 के इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया गया था वन नेशन वन इलेक्शन कि आखिर आप लोग एक्टिव हैं, क्या आप लोगों को इन चीजों की जानकारी है कि नहीं है। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग सैनिक तो बनने जा रहे हैं और सैनिक के अंदर धर्मगुरु बनना है, तो इन सारे देश के मुद्दों की आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद। अब बाकी अगला हमारा वक्त संशोधन ऐसे ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा।